हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीपी एडुकेयर। दोस्तों, आज से भूगोल की कक्षाएं पुनः प्रारंभ हो रही हैं। भारत का भूगोल जहां पर हम लोगों ने छोड़ा था, यानी कि जो हम लोग भारत की नदियां पढ़ रहे थे, उत्तर भारत की नदियां हम लोग समाप्त कर चुके हैं। अब हम लोग को प्रायद्वीप की भारत की नदियाँ या दक्षिण भारत की नदियाँ पढ़ना है। ठीक है, तो आज से कक्षाएं प्रारंभ हो गई। जो भी बचा हुआ ज्योग्राफी का पोर्शन है जल्दी ही कंप्लीट कराएंगे, और इतिहास जो मॉडर्न हिस्ट्री चल रही थी उस पर हम लोग आ जाएंगे। ठीक है, करंट अफेयर्स आपका साथ साथ में चल रहा है। ठीक है, और ये जो कक्षाएं हैं ये आपकी जो समीक्षा अधिकारी या सहायक समीक्षा अधिकारी 2021 की जो परीक्षा होने वाली है 1 अगस्त को, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पीसीएस की परीक्षा जो 13 जून को होने वाली है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही जो जीआईसी प्रवक्ता की परीक्षा होने वाली है और राज्य कृषि सेवा की परीक्षा होने वाली है, इन सभी परीक्षाओं के लिए ये कक्षाएं अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, अपने इतने बिजी शेड्यूल के बावजूद भी आप लोग को मैं पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। समय कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी मैं मैनेज करता हूँ और आप लोग को पढ़ाने का प्रयास करता हूँ। चूँकि इस समय आप देख रहे हैं कि ऑफलाइन कोचिंग संस्थान सभी बंद हैं और इस कोविड की वजह से, तो एक ऑनलाइन ही एक माध्यम है कि हम आपसे रूबरू हो पाएँ, आपकी कुछ हेल्प कर पाएँ, आपकी कुछ मदद कर पाएँ। चूँकि परीक्षाएं तो अपने नियत समय पर होनी है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। तो फिर कैसे पढ़ा जाए, किस तरीके से पढ़ा जाए, कौन आपकी हेल्प करेगा? तो हम आपकी जो भी हेल्प कर सकते हैं, जो भी जिस लायक हैं, आपकी मैं हेल्प करने का प्रयास करता हूँ। और साथ ही साथ जो सचिवालय में कार्यप्रणाली है उसके बारे में भी आपको जानकारी देता रहता हूँ। तो कई सारे लोगों के द्वारा डिमांड की गई कि वहाँ पर समीक्षा अधिकारी को या सहायक समीक्षा अधिकारी को क्या काम करना पड़ता है, कितने घंटे कार्य करने पड़ते हैं, वर्क प्रोफाइल कैसा है, फील्ड की नौकरी अच्छी है कि सचिवालय की अच्छी है। ठीक है, तो इस पर आपको हम वीडियो के माध्यम से जानकारी देते रहेंगे। हर चीज़ पर एक वीडियो बना देंगे तो आप लोग समझ जाएंगे कि कौन सी चीज़ें क्या कैसे होती हैं। ठीक है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, मैं आपको सारी जानकारी दूंगा। जो भी आप लोग डिमांड करेंगे, कमेंट करते हैं, मैं सब कुछ आपको जानकारी दूंगा। ठीक है, अगर यदि आप कुछ स्पेशल जानकारी चाहते हैं, कुछ और भी जानना चाहते हैं समीक्षा अधिकारी के बारे में या अन्य नौकरी के बारे में या अपनी तैयारी से संबंधित जो भी आपकी क्वेरीज है, आप कमेंट कर सकते हैं, मैसेज डालिए। ठीक है, और एक नंबर आप लोग को दिया जा चुका है 6393500769। ठीक है, अगर आपका YouTube पर कमेंट का जवाब नहीं मिलता है तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 6393350769। ठीक है, इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कॉल करके पूछ सकते हैं। ठीक है, कोशिश कीजिए कि मैसेज डालिए तो आपको जल्दी रिप्लाई मिल जाएगा। हो सकता है आपको कॉल का जवाब ना मिले, रिसीव ना हो पाए। ठीक है, लेकिन आप मैसेज करेंगे, व्हाट्सएप करेंगे तो आपको जवाब मिल जाएगा। ठीक है, और इन सभी परीक्षाओं के लिए नोट्स लगातार तैयार हो रहे हैं। ठीक है, पीसीएस के लिए भी, समीक्षा अधिकारी के लिए भी, या जो भी प्रवक्ता परीक्षा है, कृषि सेवा परीक्षा है, सभी के लिए जीएस और हिंदी के नोट्स तैयार हो रहे हैं। ठीक है, बस आप लोग को मुश्किल से 1 आध हफ्ते का समय लगेगा और आप लोग के बीच में सारे नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ठीक है, और एप्लीकेशन भी हम लोग का लगभग बनकर के तैयार हो गया है। हो सकता है कि 1-2 दिन में आपको इसके बारे में सूचना उपलब्ध करा दी जाए। ठीक है, जहाँ पर आप टेस्ट सीरीज दे पाएंगे, नोट्स वहाँ पर आपको मिल जाएगा। डेली करंट अफेयर्स जो आप पढ़ रहे हैं उस पर आपको जो क्विज है, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, वो आप कर पाएंगे कि आपने कितने सही किए, कितने गलत किए हैं, सारी जानकारी आपको वहाँ से मिलेगी। ठीक है, तो जिस स्तर से जो भी हो सकता है हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि आप लोग का साथ दूँ, आपका मार्गदर्शन करूँ और आपकी तैयारी में जितनी भी हेल्प कर सकता हूँ मैं पूरा प्रयास करता हूँ। चलिए दोस्तों, बिना देर किए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। तो आज हम पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय भारत का अपवाह तंत्र। ठीक है, या दक्षिण भारत का अपवाह तंत्र। ठीक है, तो जो दक्षिण भारत का अपवाह तंत्र है वो हिमालयी अपवाह तंत्र से पुराना है। जो हम लोग ने हिमालय की नदियां पढ़ी थी या उत्तर भारत की नदियां पढ़ी थी, तो जो वो हमारा हिमालय का अपवाह तंत्र है वो मतलब वो नया है और ये पुराना है। ठीक है, यानी कि जो प्रायद्वीपीय भारत का अपवाह तंत्र है वो हिमालयी अपवाह तंत्र से कैसा है, पुराना है। ठीक है, मतलब ये पुराना है। ऐसा कैसे पता चलता है? तो नदियों की प्रौढ़ावस्था व नदी घाटियों के चौड़ा व उथला होने से ये बात प्रमाणित होती है कि यहाँ की जो नदियों की प्रौढ़ावस्था, काफ़ी प्रौढ़ नदियाँ हैं, नदी जो घाटियाँ हैं वो काफ़ी चौड़ी हैं और उथली हैं। तो इन सारी बातों से इस बात का ज्ञान होता है
कि जो दक्षिण भारत का अपवाह तंत्र है वो हिमालय के अपवाह तंत्र से काफ़ी पुराना है। ठीक है, नर्मदा और तापी नदी को अगर छोड़ दिया जाए तो दक्षिण भारत की अधिकतर नदियां पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर बहती हैं। ठीक है, और ये जो नर्मदा और तापी नदियां हैं यही जो है उल्टी बहती हैं, यानी कि पूर्व से पश्चिम में बहती हैं, बाकी नदियां पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं और जा करके सारी की सारी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। नर्मदा और तापी ही ऐसी नदियां हैं जो कि अरब सागर में जा करके अपना जल विसर्जित करती हैं, एस्चुरी का निर्माण करती हैं। ठीक है, एस्चुरी क्या होती है वो भी आपको बताएंगे और डेल्टा क्या होते हैं वो भी आपको हम बताएंगे। नेक्स्ट है, नदी तल की कठोर तथा अल्प जलोढ़ निक्षेपों के कारण इन नदियों के मार्ग सीधे या रेखीय हैं। ठीक है, चूंकि आप जानते हैं कि जो दक्षिण भारत की नदियां हैं, यहाँ की जो भूमि है वहाँ की एकदम से ककरीली है, पथरीली है, तो पत्थरों को काट करके नदियां बहती हैं। ठीक है, तो वो पत्थरों को उतना काट नहीं पाती हैं, समतल भूमि है नहीं, मिट्टी बहुत ज़्यादा है नहीं, तो नदियां उनको काट नहीं पाती हैं, तो जिस प्रवाह में चल रही होती हैं उसी प्रवाह में सीधे वो बहती जाती हैं। इसीलिए ये क्या है, सीधे या रेखी में, मतलब सीधे मार्ग में या रेखी मार्ग में बहती रहती हैं। अनेक नदियां वर्षा जल पर निर्भर हैं, यानी कि सदा नीरा नहीं है। तो दक्षिण भारत की जितनी भी मैक्सिमम अधिकतर नदियां हैं वो कैसी हैं, वो वर्षा के जल पर निर्भर है, इसलिए सदा नीरा नहीं है। सदा नीरा का मतलब ये होता है कि जिनमें 12 महीने पानी बहता रहता है। ठीक, कभी कम कभी ज़्यादा, जैसे कि उत्तर भारत की अधिकतर नदियां ऐसी हैं जो सदा नीरा है, जैसे गंगा हो गया, यमुना हो गया, इनमें पानी हमेशा होता है, 12 महीने पानी होता है, लेकिन कभी कम होता है कभी ज़्यादा होता है। लेकिन जो दक्षिण भारत की नदियां हैं वो सदा नीरा नहीं है। जब बरसात होती है, जब वर्षा का पानी होता है तब वो बहुत तेज़ी से बहती हैं, लेकिन जब वर्षा का पानी नहीं होता है तो सूख जाती हैं, ऐसी पड़ी रहती हैं। भारत में बहने के अनुसार सबसे लंबी नदी कौन सी है, गंगा। ठीक है, यानी कि अगर पूछा जाए कि भारत में जो मतलब पूरी तरह से भारत में बहती है तो उसमें सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो गंगा है। और भारत में प्रवाहित होने वाली नदियों की कुल लंबाई के आधार पर अगर देखा जाए तो सबसे लंबी नदी कौन सी है, ब्रह्मपुत्र है। ठीक है, चूंकि ब्रह्मपुत्र का कुछ हिस्सा भारत में बहता है, ठीक है, लेकिन अधिकतर ये मतलब दूसरे देश में बहती है, बांग्लादेश में बहती है। ठीक है, और लेकिन भारत में इसका कुछ हिस्सा बहता है। तो अगर ये देखा जाए कि कोई नदी ऐसी जो भारत में भी प्रवाहित हो रही है तो सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो ब्रह्मपुत्र है। ठीक है, और जो सिर्फ भारत में प्रवाहित हो रही है वो भारत या बांग्लादेश, मतलब बांग्लादेश में कुछ अच्छा चला जाता है। ठीक है, तो वो कौन सी नदी है, वो है आपकी गंगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ छोड़ देते हैं, यहाँ से शुरुआत करते हैं। जो दक्षिण भारत की नदियाँ हैं, एक एक नदी को हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर तरीके से कि वो कहाँ से निकलती है, कहाँ गिरती है, उसकी सहायक नदियाँ कौन सी हैं, उसके किनारे कौन कौन से शहर बसे हैं और उस पर कौन कौन सी विद्युत परियोजनाएं या फिर जल विद्युत परियोजनाएं या फिर बांध बनाए गए हैं। ठीक है, चूंकि दक्षिण भारत की नदियाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, हर परीक्षा में कहीं ना कहीं सवाल पूछा जाता है, इसलिए इन नदियों को बड़े ध्यान से पढ़ना है, बहुत गौर से पढ़ना है। तो पहली है गोदावरी नदी, इसको वृद्ध गंगा या फिर दक्षिण की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, वृद्ध गंगा कौन है, गोदावरी है, या फिर इसे दक्षिण की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो उद्गम है वो महाराष्ट्र के नासिक जिले से ये निकलती है। ठीक है, और इसकी जो लंबाई है वो है 1465 किलोमीटर, 1465 किलोमीटर, और ये दक्षिणी प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी, यानी कि दक्षिण भारत की ये सबसे लंबी नदी कौन सी है, गोदावरी है, याद रखिएगा, वृद्ध गंगा के नाम से फेमस है ये। इसकी सहायक नदियां हैं पेनगंगा, वेनगंगा, सिलेरू, सिलेरू काफी इंपॉर्टेंट है, इंद्रावती, मंजरा, पूर्णा, ये कौन है, 6 सहायक नदियां हैं, ये प्रमुख हैं, और भी छोटी मोटी कई सारी सहायक नदियां हैं। इसके किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं, तो नासिक, भद्राचलम, नांदेड़ और राजमुंदरी इसके किनारे बसे हुए शहर हैं। नासिक इसी गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है इस पर कौन कौन सी परियोजनाएं हैं, तो पहली है पोचमपाद परियोजना, ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। एनीकट बांध, ये राजमुंदरी के निकट स्थित है। वाली मेला
व मचकुंड जल विद्युत परियोजना। ठीक है, ये वाली मेला और मचकुंड जल विद्युत परियोजना ये गोदावरी पर स्थित नहीं है, बल्कि ये गोदावरी की जो सहायक नदी है उस पर ये दोनों परियोजनाएं स्थित, ध्यान रखिएगा। वाली मेला और मचकुंड जल विद्युत परियोजना गोदावरी नदी पर नहीं बनी है, बल्कि गोदावरी की सहायक नदी है शिलोरू, इस पर ये दोनों परियोजनाएं बनाई गई हैं। नेक्स्ट है कृष्णा नदी। ये महाराष्ट्र में महाबलेश्वर के पास पश्चिमी घाट की पहाड़ियों से निकलती है। जो महाबलेश्वर की चोटी है उसके पास से पश्चिमी घाट की कुछ पहाड़ियां हैं तो वहां से ये निकलती है। इसकी लंबाई है 1401 किलोमीटर और ये दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। पहली कौन सी है? गोदावरी है। दूसरी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है और वो है आपकी कृष्णा नदी। इसकी सहायक नदियां कौन सी हैं? कोयना, भीमा, तुंगभद्रा, पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा और मूसी। मूसी काफी इंपॉर्टेंट है, अभी हम बताएंगे। इसके किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं? सतारा, सांगली और विजयवाड़ा इसके किनारे बसे हुए हैं। और एक दक्षिण भारत का प्रमुख शहर है हैदराबाद। हैदराबाद ये मूसी नदी के तट पर बसा हुआ है। परीक्षा में ये कई बार पूछा गया पीछे जैसी परीक्षाओं में कि हैदराबाद किस नदी के तट पर बसा हुआ है या किस नदी के तट पर स्थापित है, वो है मूसी नदी। और मूसी किसकी सहायक नदी है? कृष्णा की सहायक नदी है मूसी। तो मूसी नदी के तट पर हैदराबाद बसा हुआ है। इस पर कौन कौन सी परियोजना है? तो नागार्जुन सागर बांध परियोजना जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट पूछी जाती है। किस नदी पर है? ये कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। और श्रीशैलम बांध, श्रीशैलम बांध भी कृष्णा नदी पर स्थित है। तुंगभद्रा व अलमाटी बांध ये तुंगभद्रा नदी पर है। ठीक है, एक बांध है अलमाटी बांध, काफी फेमस है। और तुंगभद्रा बांध ये कृष्णा नदी पर स्थित नहीं है, बल्कि कृष्णा की जो सहायक नदी है तुंगभद्रा, उस पर ये दोनों बांध स्थित हैं। आंध्र प्रदेश में ये डेल्टा बनाती हुई बीओबी यानी कि बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी में जाकर के ये गिर जाती है। ठीक है, ये भी नदी गोदावरी भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। महाराष्ट्र और ये आंध्र प्रदेश होते बहते हुए ये जाकर के बंगाल खाड़ी में गिरती है। ये भी बंगाल की खाड़ी में ही गिरती है। चूंकि मैंने पहले ही बता दिया है कि दक्षिण भारत की अधिकतर नदियां बंगाल की खाड़ी में ही गिरती हैं, नर्मदा और तापी को छोड़ करके। एक नदी और पढ़ लेते हैं, वो है कावेरी नदी। इसका उद्गम ब्रह्मगिरी पहाड़ियां जो कि कर्नाटक में स्थित है, वहां पर एक कावेरी ताल है तो वहां से निकलती है ये। तो कर्नाटक की ब्रह्मगिरी पहाड़ियों के कावेरी ताल से इसका उद्गम होता है। इसकी लंबाई लगभग 800 किलोमीटर के आसपास है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं काविनी, भवानी, अमरावती, हेमवती और इसके किनारे बसे हुए शहर हैं तिरुचिरापल्ली। ठीक है, दक्षिण भारत का काफी महत्वपूर्ण शहर है तिरुचिरापल्ली, ये कावेरी नदी के तट पर बसा हुआ है। इस पर परियोजनाएं कौन सी हैं? कृष्ण सागर बांध जो कि कर्नाटक में स्थित है और मैट्टूर जल विद्युत परियोजना जो कि तमिलनाडु में स्थित है। ये यहाँ पर इस पर परियोजनाएं हैं और ये तमिलनाडु में डेल्टा बनाती हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, तो आज हमने आपको दक्षिण भारत की आबाद तंत्र के बारे में इंट्रोडक्शन दिया और 3 नदियां पढ़ा दी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी और कावेरी नदी। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग 2-3 वीडियो के माध्यम से दक्षिण भारत की सारी नदियां पढ़ लेंगे। और जो यहाँ पर परियोजनाएं हैं या सहायक नदियां हैं या जो भी चीज़ें बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप देखेंगे कि किसी भी परीक्षा में, कोई परीक्षा हो, अधिकतर सवाल आपको यहाँ से रखे हुए मिलेंगे। ठीक है, इसलिए इसको बड़े ध्यान से पढ़िएगा और जो आप लोग नोट्स बना रहे थे उसको फिर से निकाल लीजिए, झाड़ पोंछ लीजिए और उसमें फिर से लिखना शुरू कर दीजिए। ठीक है, बाकी नोट्स वगैरह प्रॉपर तैयार हो ही रहा है तो वो आप लोग को उपलब्ध करा दिया जाएगा। जब भी बन के तैयार हो जाएगा आपको सूचना दी जाएगी। ठीक है, चलिए फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में, कुछ नया लेकर के आते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।